कि अब आपका जैसे अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात जनसंख्या नियंत्रण पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अहम भूमिका क्या है, उस पर प्रकाश डालें। क्या जी, क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। या पीटी लेवल होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कौन कौन सा बातें सही है या नहीं, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित। देखिए, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीरियड तो याद है, हमने याद भी करवाया, कोई दिक्कत नहीं है। यह तथ्य स्वीकार किया गया कि जनता के दृष्टिकोण में इतनी तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है कि निश्चित अवधि के लिए इससे संबंधित किसी अस्थायी नीति का निर्धारण कठिन कार्य है। और अभी आपने देखा कि भारत में जनसंख्या विभिन्न अवधियों में बांटा गया है। कितने अवधियों में बांटा गया जी? कितनी अवधियों में बांटा गया? 4 अवधि में। भूल गए? 30-30 साल का पीरियड को जोड़ते जाना है। नहीं, मर्यादिक वृद्धि, तीव्र वृद्धि, उच्च वृद्धि, मंद चिन्ह, जो कि बताने का काम किया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखा कि नहीं, जनसंख्या में तीव्रता से परिवर्तन आ रही है। इसका निर्धारण समझ में आ रहा है, उसके बारे में पता लगाना, निश्चय करना, ठीक है, कठिन कार्य है। इसलिए प्रथम योजना में बोले तो 51 से 56 के बीच का जो पंचवर्षीय योजना था, उसमें अपनाए गए जनसंख्या नीति के दीर्घकालीन दृष्टिकोण को त्याग कर, अब जाहिर सी बात है, आपको योजना लाए या सोच रहे नहीं हमको कुछ प्लान करना है, और लगे कि नहीं, उस समय तो लगेगा सही है, कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद लगेगा कि नहीं, आगे सफलता प्राप्त नहीं होगा, सफलता होगा तो पूरी तरीके से नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आप उसमें स्थिरता ला दोगे या उसमें रोक लगा दोगे, ये ना होगा जी। तो जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया तो दीर्घकालीन दृष्टिकोण का त्याग कर उसके स्थान पर द्वितीय योजना में जनसंख्या की वर्तमान समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के महत्व को अवश्य स्वीकार किया गया था, परंतु इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का निर्धारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही किया गया। समझिए बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपको पीटी लेवल एग्जाम देते हो तो यही स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के महत्व को स्वीकार नहीं किया गया था। तो हाँ या ना? हाँ, स्वीकार किया गया था। अगला, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का निर्धारण प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था, तो स्वीकार किया गया, लेकिन मेनली निर्धारण या फोकस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। आइए समझ में क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न तथ्यों का समावेश किया गया है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न बातें देखने को मिलती है। तो बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या बातें देखने को मिली? देखा आपने? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किन किन बातों पर फोकस किया गया, तथ्यों पर फोकस किया गया। तो सबसे पहला, शिक्षा का प्रसार किया जाए। जी हाँ, लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्शन भगवान की देन नहीं है बल्कि अपनी देन है, प्लस प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जनसंख्या को नियंत्रण करना और नियंत्रण करने के पश्चात उसकी फायदों को देखना, वो बहुत बड़ी बात है। हमने बताया था छोटा सा एग्जाम्पल, आपका दोस्त का 10 गो बुतरू, आपका 2 गो बुतरू है। सबसे ज्यादा बच्चे को शिक्षा कौन दे पाएंगे? छोटा फैमिली। उनके खान पान पे सही तरीके से कौन ध्यान दे पाएंगे? छोटा फैमिली। कम रोग कहाँ देखने को मिलेगा? छोटा फैमिली में। हर तरीके से फोकस कहाँ होंगे? छोटे फैमिली में। तो वो कब होंगे? जब आप शिक्षित होंगे। नहीं तो आप देखोगे पहले बहुत ज्यादा महामारियां फैला करती थी, अभी कम है जी। पहले के इतिहास के पन्ने अगर पलट कर देखेंगे तो मतलब आप सोच सकते हो, देखोगे ना, प्लेग उलेग कभी देख सकते हैं, हैजा हुईजा भी देखोगे। मुझे याद है कि मैं एक
कौन सी इतिहास का पुस्तक में पढ़ रहा था, वो यूरोप की बात है। प्लेग भी महामारी का रूप धारण किया था, पता होगा शायद आप लोगों को, है ना जी। हुआ यूं था कि एक जहाज एक देश से दूसरे देश की ओर आया, क्योंकि लोग बिजनेस तो इसी रूप में करते थे, और यहाँ पर सब लोग इंतजार कर रहे थे कि चलो भैया व्यापारी लोग आ रहे हैं, अब क्या होंगे, हम लोग जो है ना, जो भी होगा उनसे कनेक्टेड होंगे, अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे। तो आ रहे मतलब लेन देन होगा, ये सामान देंगे, पैसा लेंगे, या वो लेन देन होगा इन लोगों का। लेकिन जब ये किनारा पे आया जहाज ना, ये लोग देखे कि कोई आदमी ही नजर नहीं आ रहा। ये लोग ऊपर चढ़ के देखे, अंदर चढ़ कर देखे, जहाज किनारा पर तो आ गया लेकिन कोई दिख नहीं रहे। जब देखें तो जहाँ तहाँ लोग गिरे पड़े हैं, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत लोग कढ़ा रहे हैं, बहुत लोगों का लाश मतलब कि गला फला टाइप का दिख रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या है। वही स्थिति अब पूरे इस देश में देखने को मिली। ये शायद चाइना या कहीं की बात में कर रहा हूं। अब आप देखोगे अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कोरोना काल में कैसे दिख रहा था, हर डेटा हर 5-10 मिनट पे सुने को 10 को वहाँ मर गया, 20 को वहाँ मर गया, पूरा फैमिली चल गया, 30 डेट हो गया। आप देखो उस समय की बात है, देखोगे पूरा एरिया तबाह होना स्टार्ट हो गया। पता है वो क्या था? प्लेग महामारी। यूरोप का है ना, यूरोप का है, ठीक है आधा आबादी खत्म जी, आधा से ज्यादा आबादी खत्म हो गई थी। अब वहां पर कहा गया कि वो किसके कारण, तो एक चूहे के कारण वो पूरा प्लेग महामारी फैला। तो बहुत सारा ऐसा स्थितियां देखने को मिलती है। तो देखोगे तो कहने का मतलब है कि मुख्यतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फोकस क्या किया गया, शिक्षा का प्रसार किया जाए। सबसे सीधी सी बात है भैया, लोग अशिक्षित रहेंगे, उसको कुछ भी समझाएंगे ना बाबू, वो नया समझे वाला है, उल्टे सुना के चल जाएगा। नहीं, जैसे कोई बड़े लोगों को समझाओगे, अंकल आंटी या दादा लोग को समझाओगे, वो लोग यही बोलेंगे तो अब हमरा समझे मी, हमारा समझ में हमरे मियाँ हमरे से, हमरे बिल्ली हमरे से मियाँ। बात को समझिए क्या करना चाह रहे। तो कहा जा रहा है कि इसका मतलब समझ सकते हैं कि वहाँ शिक्षा की कमी है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग सुनते नजर आओगे, अरे आजकल का बच्चा लोग कहाँ ध्यान देता है बुजुर्ग पे, शादी ब्याह किया सेपरेट हो जाता है, मैया बप्पा पे ध्यान नहीं दे हो क्या? अगर मैं आपसे इस बात को लेकर पूछूं तो क्या इस बात से सहमत हैं आप? इस बात से सहमत है क्या? नहीं। अरे इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, गद्दी के लिए लोग अपने माँ बाप भाई बहन बीबी भाई सबको मार दिया करते थे। अभी का डेटा घटा है। अभी पड़ोसी के यहाँ भी अगर जरूरत होती है ना, तो हम लोग तन मन धन से सेवा देते हैं जी। आप कैसे कर सकते हो कि अपने माँ बाप को छोड़ देता है? अरे कुछ अपवाद होते हैं जी। ये भात का डेगची का भात नहीं ना है जी कि 2 को चेक किए, अच्छा सब भात सीज गया, सब चावल सीज गया, मतलब भात बन गया, ये वो डेटा नहीं ना है जी। तो पहले क्या होता था, क्राइम ज्यादा होता था, लोगों को पता कम हो चलता था। अभी एगो क्राइम होता है कि व्हाट्सअप मसक फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर इतना फैलता है कि लगता है कि बहुत ज्यादा कांड हो। बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी के बच्चे शिक्षित हैं, वो पूरी तरीके से जानते हैं कि सबसे बड़े ऋणी हमारे पेरेंट्स हैं, सबसे बड़े ऋणी हमारा वो समाज है जिसमें हम खेलते आए हैं, जहां हम बढ़ते आए हैं। तो इसलिए आज जितने भी लोग हैं कुछ का बात नहीं कर रहे बाबू, परसेंटेज का बात कर रहे। वो परसेंटेज बढ़ाना है। आपको रेलवे में जॉब कर रहे हैं, एसएससी में जॉब कर रहे हैं, या आईएएस बन गए हैं, या बड़े ऑफिसर बन गए हैं, तो आप देखो कहीं ना कहीं उनका फोकस अपना परिवार और अपना समाज का कल्याण करना भी है। बोले है या नहीं? आप देखोगे कहीं ना कहीं हमेशा कोई ना कोई संगठन बन रहा, छोटा मोटा बड़ा, कारण समाज कल्याण। कारण क्या? समाज कल्याण। मुझे याद है कि जैसे हम भी कुछ संगठन से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर हमेशा आता है
कि सर एक बेटी का विवाह करवाना है, एक बहन का विवाह करवाना है, कि क्या सहयोग राशि होगा। बोले कहाँ देना है भैया, आज अगर हम इस समाज में हैं तो समाज की ही देन है, भले वो हमको ना जाने, लेकिन हम ऋणी हैं। तो अगर सब स्वार्थी हो जाए तो हमारा समाज का भला कैसे होगा। तो वो कन्वर्ट करना है, 99 बेईमान, एक ईमानदार, फिर भी हमारा देश महान। तो अगर 99 ईमानदार हो जाए तो बताइए, ये वही बात हो गई। आपको नकारात्मक सोच रखनी है या नहीं, नकारात्मक सोच रखनी है या नहीं, तो रखनी है, लेकिन परसेंटेज कम होना चाहिए। लेकिन नकारात्मक ज्यादा है। अब जैसे जेपीएससी के एग्जाम को लेके ज्यादातर लोग अरे कैंसिल हो जाएगा, दिस हो जाएगा, डेट, अब कुछ नहीं होने वाला है। जैसे 2018 का दरोगा को एग्जाम को लेकर कैंसिल हो जाएगा, 2018 वाला वैकेंसी आया, 2013 में ज्वाइनिंग दिया, वो भी कोई ठीक नहीं था, 2018 वाला तुरंत हो जाएगा और 6 महीने में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। जो नेगेटिव माइंडेड था वो चल गया, जो पॉजिटिव माइंडेड था नहीं सर होगा कैंसिल, तो होगा, देखते हैं, लगे रहते हैं। और हुआ, उन्हीं लोगों का हुआ। अभी जब बीसी वाली वैकेंसी है, बहुत सारा दिख रहा, साहिबगंज में वहाँ पास हो गए, धरले से पास हो गए, दिस हो गए, डेट हो गए, कैंसिल करना है, दिस है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे तैयारी किए हुए बच्चे तैयारी में नहीं लगे हुए, नहीं लगे हुए। क्यों? अरे जेपीएससी का, झारखंड का कोई ठीक ठिकाना नहीं। तो वहां नकारात्मक नहीं, 1% नकारात्मक रखना है, 99% आपको पॉजिटिव लेकर चलना है। अरे समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो शिक्षा का प्रसार, इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो सकेगा जिसमें जनता निरोधक उपायों का स्वीकार करेंगे। जन नियंत्रण हेतु निरोधक उपायों की ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्धता के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नसबंदी की सुविधा उपलब्ध हो। अब निरोधक उपाय में कॉन्डम भी आ जाता है कि नहीं? कॉन्डम भी आता है ना जी। ठीक है, आप नसबंदी नहीं कराए, या स्त्री का बंध्याकरण बोलते हैं ना जी, बंध्याकरण बोलते हैं, ठीक है, आप वो नहीं कराए, उसमें क्या होता, पूरा वो गर्भ निकाल लिया जाता, ठीक है। तो आप सोच लीजिए, तो वो सब क्या निरोधक उपाय के अंतर्गत ही आया। आप नहीं कर रहे तो आप अपना जो भी संभोग वाली प्रक्रिया कर रहे हैं मेल फीमेल के साथ में, तो वहाँ पर निरोधक उपाय बहुत सारे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। वो मेल के लिए भी आते हैं और फीमेल के लिए भी आते हैं। जो ऐसा यूज करे, अपना जनसंख्या पर नियंत्रण करना, और नहीं तो परमानेंट फिक्स करना, तो भैया नसबंदी बंध्याकरण वाली स्थिति को लाने का काम किया गया। अगर आगे चल के लगेगा नहीं जनसंख्या ऋणात्मकता रूप पे जा रही है, तो हो सकता है फिर से आ जाए, हम तो हमारे गिन लो, निरोधक उपाय को खत्म कर देंगे, कॉन्डम उंडम खत्म कर देंगे, बढ़ाओ जी, फिर से आ जाएगा कि हमारे बच्चे भगवान की देन है। तो यहां पर मुद्दा होता है राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण। जो होगा उस समय उसी को कानून का रूप उस समय दिया जाएगा। क्या यही तो है? नेक्स्ट है परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, हाँ, अब जगह जगह पर लोग परिवार नियोजन के अंतर्गत जा रहे हैं और वो सही तरीके से वही ट्रेंड नहीं है। वहां क्या ट्रेंड करेंगे? नहीं, आप देखोगे मुझे याद है कि कुछ साल मैंने ब्लॉक में भी वर्क किया था। तो ब्लॉक के अंतर्गत ये सब वर्क दिए जाते थे कि वहां पर जाके बताइए जनसंख्या नियंत्रण को लेके बारे में, कॉन्डम को यूज के बारे में, निरोधक उपायों के बारे में जाते थे ना, बड़ा खराब लगता था। अंकल आंटी सब टाइप का बैठे हुए हैं, माँ बहन बैठे हुए हैं, और वहाँ पर ये सब चीज़ बताएंगे। देखिए कितना बड़ा खराब लगता था। सीधा बोलते थे हाँ जी ये भी दिया गया है, ये सब यूज कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा वैसा देख निकल जाते थे। बड़ा खराब लगता था। प्लस बायोलॉजी जब भी पढ़ाते थे ना, तो वो जो संभोग सेक्स वाली प्रक्रिया जो होती थी वो सब स्किप कर देते थे। हाँ जी सब पढ़ लेना, लेकिन नहीं, वहां पर आप देखोगे अगर किसी तरीके से माइंड में गलत सोच रखते हैं या आप हिचकिचाते हैं तो आप सही तरह से शिक्षा नहीं दे पाएंगे।
अभी आप देखोगे बायोलॉजी पढ़ाते तो पूरा खुल के पढ़ाते हैं भैया, खुल के पढ़ाते हैं, ये योनि है, ये लिंग है, दिस है, डेट है, क्या प्रक्रिया क्या। तो जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानेंगे तो और लोगों के बारे में क्या जानेंगे। तो हमें वह पढ़ना शिक्षा को लेकर सकारात्मक के रूप में, लेकिन कुछ कुछ जो लोग होंगे वह खो जाएंगे, अच्छा हाँ आज ये पढ़ाया जा रहा है, तो नहीं, तो वहाँ पर आपका नेगेटिव माइंडेड चला गया। तो वो चीज़ नहीं है। आपके पास हर तरह का एवरेज, हर तरह का तो नहीं, एवरेज नॉलेज तो होना चाहिए। और हम मानते हैं जो कॉम्पिटिटिव जो छात्र होते हैं उनके पास एवरेज नॉलेज होता है। एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से पूछोगे तो बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक स्टूडेंट जो होते हैं वो, उनके पास सब तरह का नॉलेज होता है। क्या? सब तरह का। क्यों? इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, का पॉलिटिक्स चल रहा है, सबके बारे में समझ रहा है, सब तरह की बातें। अब आप देखोगे जनसंख्या समस्या से संबंधित रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जाए, एक सुसंगठित केंद्रीय संगठन की स्थापना की जाए। नहीं जी, तो ये कार्यक्रम द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर जिस ऐसे तथ्य जिस पर फोकस किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस देश में विभिन्न कार्य किए गए, जैसे सरकारी प्रयासों से शिक्षा की दर में वृद्धि हुई, परिवार नियोजन कार्यक्रम को गांव-गांव तक प्रचारित किया गया, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 15 वर्ष कर दी गई। तो क्या ये जनसंख्या नियंत्रण का भी एक योजना हुआ या नहीं? जी हाँ, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 21 साल वो सब बढ़ाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी जनसंख्या नियंत्रण का एक स्टेप है। पर उसकी कमियां भी तो थी जी। 12 साल से गर्ल्स में पीरियड वाली स्थिति स्टार्ट होती है और उसको मैच्योर होने में समय लगते हैं। अब पता चला कि शादी ब्याह हो गया और 14 साल हुआ नहीं कि बुतरू को जन्मना स्टार्ट हो गया, 20 साल होते होते 8-10 को बुतरू, उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उम्र से पहले बूढ़े लगने लगेंगे, शारीरिक आंतरिक शारीरिक कमजोरी देखने को मिलेंगी। बताइए, जनसंख्या नियंत्रण का मतलब ये नहीं ना कि लोगों को रोग दे के मार दो। जनसंख्या नियंत्रण का मतलब कि जीवन को मारना नहीं, उसको कंट्रोल करना नहीं। अच्छा, अब आप देखोगे प्रसव केंद्रों की स्थापना से इस कार्यक्रम को बल मिला। विभिन्न सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि महिलाएं परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों को जानने की इच्छा रखती है जी। और अभी देखो सबसे ज्यादा महिलाएं ही इस सब कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे। गांव मोहल्ला में सहिया और अलग अलग देखोगे नोडल के रूप में और अलग अलग रूप में देखोगे महिला सबसे ज़्यादा इसमें वर्क करने का काम कर रही है। गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एनएम, ठीक है, ये सब देखो देखने को मिलती है। इस योजना काल में परिवार नियोजन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 2206 हो गई, जिसमें 827 शहरी क्षेत्रों में और 1379 ग्रामीण क्षेत्रों में। तो बताइए, यहाँ पर गांव क्षेत्रों पे ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। हाँ, आप देखोगे, मुझे याद है कि योजना अभी आगे जो बताएंगे, जब योजना बनना स्टार्ट हुआ ना, तो पहला फोकस क्या था? शहर या गांव? शहर था, लेकिन बाद में क्या गया? गांव। क्यों? क्योंकि अगर गांव डेवलप हो जाएगा तो शहर तो जिला, जिला तो राज तो हमारा देश डेवलप हो जाएगा। पहले जो नीति आती थी वो केंद्रीयकरण के रूप में आती थी, केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, लेकिन अब आ रही है विकेंद्रीयकरण के रूप में। बताइए कौन अच्छा है, केंद्रीयकरण या विकेंद्रीयकरण? विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण मतलब जो सरकार नीति ला दी और आपको करना है, थोप दिया गया, सिंपली ये समझ सकते हैं। विकेंद्रीकरण जनता का सहयोग, जनता का सपोर्ट, जनता का हित जी, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा स्थानीय क्षेत्र के आधार पर, कई क्षेत्रों के आधार पर। इस योजना में 5 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान था, जिसमें से 2.15 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। इसके साथ बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और त्रिवेंद्रम में जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई।
आई समझ में जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो प्रथम द्वितीय हम नहीं भी बोले, आपको लिखना है, खुद से भी लिखना है। सर देखिए ना, प्रथम पंचवर्ष योजना से रिलेटेड लिखे हैं, दूसरे से रिलेटेड लिखे हैं। जितना आप अभी से लिखने की कला डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ दोनों तो काम हुआ, पीटी लेवल भी याद हो रहा है, मेंस लेवल वर्क भी अभी से हो रहा है। और आप लिखने नहीं बल्कि आप अपने माइंड को एक्टिव कर रहे हैं कि आप कैसे लिखोगे, हाउ यू राइट, आपकी राइटिंग स्किल डेवलप कैसे हो, हाउ टू डेवलप योर राइटिंग स्किल। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा बाबू। हम लोग गॉड गिफ्टेड नहीं है, वी आर नॉट गॉड गिफ्टेड पर्सन। हम लोग भैया मेहनती हैं, मेहनत करके ही आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे पहुंचने का काम करेंगे। क्या जी सनी जी, आपके भाई लोग कुछ दरोगा बने, क्या गॉड गिफ्टेड थे क्या? छूते थे तो मिट्टी भी सोना हो जाए? नहीं, मेहनत करके। हमारे जितने स्टूडेंट लोग किए हैं, अभी देखो हाई स्कूल टीचर का ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, वो लोग तो सब निराश हो गए थे, लेकिन अब लग रहा कि हाँ सर मेहनत हमारा सफल है। तो लक किस्मत बाद में, पहले आपकी मेहनत आपको झलकना चाहिए। ठंडा गर्मी बरसात कुछ नहीं होता है जी। वो लोग तो समय समय पर आते जाते हैं, हम लोग समय पर काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो जरूरत है एक रणनीति के साथ अपनी सफलता की ओर अग्रसर होने की।